सीटेट की प्रिपरेशन के इस क्रम में आज हम लोग अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है बाल विकास का सिद्धांत। जी हाँ, बाल विकास का सिद्धांत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बाल विकास का अर्थ होता है बालक के शारीरिक और मानसिक विकास से। बालक में शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है उसका सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका नोट पढ़ लेते हैं पहले। विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारे विकास आते हैं। तो ये सारे सिद्धांत को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बाल विकास का अर्थ होता है बालकों में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से है, और व्यवहार में परिवर्तन आता है और वृद्धि में भी परिवर्तन आता है। इसको हम बाल विकास का सिद्धांत कहते हैं। और नेक्स्ट है बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से है। बाल विकास का सिद्धांत कौन कौन सा है, तो बाल विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, तीसरा है समान से विशिष्ट का सिद्धांत, चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और छठा है आपको एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है दिशा का सिद्धांत। अगला है विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होने का सिद्धांत। इस सारे सिद्धांत पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज में जो है आपको पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो होता है वो विकास है। विकास जो है जन्म से लेके, जन्म का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि गर्भ में आने से लेकर के मृत्यु प्रांत तक चलती है विकास। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकती है। तो इसको हम बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। इसको हम डिफाइन करते हैं विकास का वो सिद्धांत जो निरंतर चलती रहती है, अर्थात कभी ना रुकने वाली को निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। और नेक्स्ट है व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि हर एक व्यक्ति में विकास दर जो है, विकास अलग अलग तरीके से होता है, उसको बोलते हैं व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। मैं या फिर आप या आपका भाई या आप, सब में जो है आपको विभिन्न विभिन्न तरीके से विकास हुआ है। हर एक में अलग अलग तरीके से विकास हुआ है, तो इसको बोलते हैं व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। विकास का वो सिद्धांत जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, अर्थात एक ही माता पिता के दो बच्चे कभी एक समान नहीं होते, उसे व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है समान से विशिष्ट का सिद्धांत। ये विकास जो है आपको समान से विशिष्ट चलता है। समान मतलब क्या? पहले आप सिंपल काम करेंगे, फिर जो है फाइनेस्ट काम करेंगे, यानी कि विशिष्ट काम करेंगे। वैसे आप बोल सकते हैं कि पहले आप पूरे शरीर को आपको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चा कोई जन्म लेता है तो हंसने में, रोने में, खाने में, पीने में, कुछ भी करता है तो वो पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है एक साथ। उसको जो है विशिष्ट अंग यूज करने का जो है तरीका नहीं पता होता है, माइंड को उतना इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता है। तो धीरे धीरे जो है सामाजिक मानसिक बदलाव आता है, मांसपेशियों को नियंत्रण करना सीखता है। यानी कि पहले वो सिंपल सीखता है, फिर जाके वो एडवांस लेवल का सीखता है। पहले पूरे बॉडी पार्ट्स को हिलाता है, फिर जाके उंगली जो है फाइनेस्ट पार्ट है उसको मूव करना सीखता है। ये फाइनेस्ट पार्ट हुआ, है ना। काजल करना हुआ उंगली से, या फिर एक बाल जो है उजला बाल जो है आपको दाढ़ी में हो जाए या बाल में हो जाए तो उसको एकदम निकालना, ये सब क्या है? विशिष्ट तरीका हुआ। विशिष्ट अंग का इस्तेमाल किया हम लोग, तो ये विशिष्ट जो है अंग इस्तेमाल करना हुआ। तो ये समान से विशिष्ट जो है ये तरीका है, ठीक है। विकास पहले सभी बालकों में समान रूप से होता है, इसके बाद समान अंग के एक भाग का उपयोग करते हैं, उसके बाद एक विशिष्ट अंग का प्रयोग करते हैं। इसका डिफिनीशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत बालक का विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे शारीरिक विकास का संबंध मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से, और विकास सामाजिक विकास का जो है संवेगात्मक से होता है। सबका इंटर रिलेटेड होता है। जैसे सामाजिक विकास जो है आपको संवेगात्मक से है, और शारीरिक जो है मानसिक से है। तो ये सारे जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। कोई भी विकास में अगर कमी आएगी तो दूसरा विकास अफेक्टेड होगा, उसको प्रभाव पड़ेगा उस पर, है ना। शारीरिक अगर कमज़ोर है तो बच्चा जो है खेल कूद में कम हो जाएगा, पढ़ने लिखने में कम हो जाएगा, इसका सामाजिक भी स्तर नीचे हो जाएगा, और क्या होगा? संवेगात्मक भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है डिपेंड करता है एक विकास पे और दूसरे पे, ठीक है। एक विकास दूसरे पे विकास पे वो डिपेंड करता है। तो ये होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत मतलब क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने शरीर के अंगों को
अंगों को एक एक करके चलाना सीखते हैं, जैसे कि बालक अपने शरीर के सभी अंगों को चलाते हैं और बाद में अन्य अंगों का उपयोग करते हैं। आपको पहले ही बताया था कि कुछ अंगों का जो है इस्तेमाल करना वो बाद में सीखता है, पहले वो सारे बॉडी को एक साथ वो चलाना सीखता है। जब सारी बॉडी को वो चलाना सीख जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे फाइनेस्ट पार्ट को, यानी कि उंगली को हुआ, आई पे कंट्रोल करना या चाहे भाव पे कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ जो है आपको जो है फाइनेस्ट काम में आता है, विशिष्ट में आता है। सारी चीज़ जो फिर सब कुछ जब सीख लेता है तो एक साथ यूज करना भी वो बाद में वो सीखता है, तो उसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है शीर्षाभिमुख सिद्धांत, दूसरा होता है समीप अप सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या होता है शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख में क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में पहले सिर का विकास होता है, फिर इसके बाद पैर का विकास होता है, इसीलिए हम इसे विकास को सिर से पैर का विकास भी कहते हैं। समीप अस्त का सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास पहले केंद्र की ओर होता है, फिर जो धीरे धीरे वो बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर की ओर होना विकास को हम समीप अस्त सिद्धांत बोलते हैं। और जो शीर्षाभिमुख होता है, जो सिर से पहले सिर में विकास होता है पहले, फिर जाके पूरे बॉडी में विकास होता है, मतलब सिर का बनना पहले होता है, फिर जाके पूरे बॉडी का पार्ट्स बनता है। नेक्स्ट है आपका विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होने का सिद्धांत। विकास क्या होता है, लंबवत नहीं होता है, एक दिशा में नहीं चलता है, कोई एक ही विकास नहीं होता है। विकास जो है सारा विकास एक साथ चलता है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है, तो इस विकास को बोलते हैं लंबवत न होकर वर्तुलाकार होने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास कभी भी एक दिशा में संभव नहीं है, इसीलिए विकास होने के लिए पहले पीछे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है, जिसे हम वर्तालुकार कहते हैं, जैसे चेन का बनना। ठीक है, ये वर्तालुकार होता है। वर्तालुकार मतलब वृत्त मतलब गोला होता है ना, हर एक चीज़ जो है एक साथ चलती है ना। इसका ट्रिक है कि व्याकरण वाला अंतर नहीं होता है। ट्रिक का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको कौन सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप ट्रिक का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, उसका 99% सही होने का गारंटी होता है। तो आपको पहला ट्रिक मैं दे रहा हूँ कि व्याकरण वाला उत्तर जो है नहीं होता है, व्याकरण वाला उत्तर नहीं होता। किसी में व्याकरण लिखा हो ऑप्शन में तो उत्तर नहीं होगा। मात्र या एक मात्र वाला उत्तर नहीं होता है, अवसर वाला उत्तर नहीं होता है, भाषा प्रयोग वाला उत्तर नहीं होता है, भाषा प्रयोग वाला उत्तर नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे दो चीज़ मैं गलत बोल दिया हूँ, अवसर वाला उत्तर होता है और भाषा प्रयोग वाला उत्तर होता है। पहला व्याकरण वाला उत्तर नहीं होता है, एक मात्र या मात्र वाला उत्तर नहीं होता है, अवसर वाला उत्तर होता है। अवसर जो बच्चों को देना जो है नेसेसरी है और अवसर वाला उत्तर होगा। भाषा प्रयोग जो है विभिन्न भाषा प्रयोग हम क्लास में करते हैं, जो बच्चा जो सुन के समझ सके उस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो भाषा प्रयोग वाला उत्तर होगा। भाषा प्रयोगशाला वाला उत्तर नहीं होगा। जो भाषा बच्चों को नहीं आता है उस भाषा का प्रयोग हमें नहीं करनी है या कम से कम करना है, तो ये भाषा प्रयोगशाला वाला उत्तर नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है विकास के कुछ अन्य सिद्धांत। विकास के कुछ अन्य सिद्धांत क्या है कि विकास क्रम की एकरूपता। विकास जो है एक क्रम में चलता है। नेक्स्ट है विकास और वृद्धि की दर की एक समान नहीं होना। विकास और वृद्धि का जो है एक दर नहीं चलता है, सब में जो है दर अलग अलग होता है। विकास का पैटर्न सबका सेम है, जो पहला पॉइंट कर रहा है, क्रम जो है सेम है, लेकिन विकास की दर जो है सब में अलग अलग, कोई तेज है, कोई बुस्कोल है, कोई लंबा है, कोई ठिगना है। ये चीज़ जो है दर होता है, वृद्धि का दर, ये विकास का दर, वो दर जो है सब में कम है ना, सब में अलग अलग है ना। नेक्स्ट है विकास की भविष्यवाणी करना। किसी चीज़ का जो है भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। बच्चा जो है पहले तेज रहता है तो बाद में भी तेज रहेगा, अगर वो नॉर्मली चलता रहे तो, है ना, अनुसार। इसका मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चा का जो है भविष्य कैसा हो उसके प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड करता है कि पिछले रिकॉर्ड कैसा है और प्रेजेंट कैसा है, तो हम फ्यूचर को अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान होता है, ठीक है। भविष्यवाणी हम लोग कर सकते हैं, 100% सही नहीं होता है, लेकिन मोस्टली केस में वो सही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विकास, वृद्धि और विकास क्रिया के अनुवांशिक और वातावरण दोनों का पूरक होता है। वृद्धि और विकास जो है अनुवांशिक और वातावरण के दोनों पूरक होते हैं ना, एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड होता है। विकास और अनुवांशिक और वातावरण जो है एक दोनों जो है वो इफेक्ट करता है वृद्धि और विकास के लिए। अगर आपका वातावरण सही है तो आपका स्वास्थ्य सही होगा, आपका वृद्धि और मानसिक जो है सारा जो है वो सही ढंग से चलेगा। अगर मान लीजिए आपका वातावरण गलत है, दूषित है, तो आपका वृद्धि और विकास जो है कम रेट से जाएगा या फिर नहीं जाएगा या रुक जाएगा, निगेटिव जा सकता है। तो विकास का क्रम जो है एक रूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास क्रम की एक रूपता। बालकों का विकास एक समान न होकर
एक क्रम और व्यवस्थित तरीके से होता है। जैसे शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आता है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आता है। एक क्रम में चलता है, पहले प्रौढ़ावस्था नहीं आ जाएगा और उसके बाद शैशवावस्था नहीं आएगा। पहले शैशवा आएगा, फिर बाल्य आएगा, फिर किशोरा आएगा, फिर प्रौढ़ावस्था आएगा। ये क्रम में चलेगा। तो इसकी क्रम की एकरूपता का ये एग्जाम्पल हो गया। तो क्रम की एकरूपता समझ गए कि क्रमबद्ध चलेगा और व्यवस्थित ढंग से चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है विकास का और वृद्धि की दर एक समान नहीं होती है। हर एक बालकों में विकास जो है वो अलग अलग दर से होता है। कोई तेज है तो कोई भूस्कोल है, कोई तीव्र गति से दौड़ सकता है तो कोई धीमे गति से दौड़ सकता है। ये सब क्या है? दर है ना। दर जो है अलग अलग हो सकता है बच्चों में। तीसरा है विकास की भविष्यवाणी करना। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में वर्तमान की बुद्धि लब्धि को देखकर भविष्य की भविष्यवाणी हम लोग कर सकते हैं। वर्तमान की बुद्धि लब्धि, वर्तमान की बुद्धि लब्धि मतलब जो वर्तमान जिसका IQ लेवल तेज है तो भविष्य में भी होगा ही, अगर वो नॉर्मली पढ़े तो इसका भविष्यवाणी हम लोग कर सकते हैं कि वो भविष्य में भी तेज ही रहेगा अगर आपका IQ वो भी तेज है तो। नेक्स्ट है विकास, वृद्धि और विकास क्रिया के आनुवांशिक और वातावरण में दोनों का पूरक होता है। वृद्धि और विकास जो है आनुवांशिक और वातावरण का पूरक होता है। इसका मतलब ये है कि वृद्धि और विकास की क्रिया आनुवांशिक तथा वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। जैसे रंग रूप, आकार, ऊंचाई, भाषा, ये सब दोनों चीज़ पे निर्भर करता है। आप अगर ये जो है पर्यावरण आप चेंज कर लीजिए तो आपका जो है बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेज आ जाएंगे। आपके कलर में भी आ सकता है। आप धूप में ज़्यादा घूमिएगा तो आपका कलर डिस्कलर हो जाएगा। अब अगर शांत जगह यानी कि आप अगर बर्फीली जगह पे आते हैं तो आपका स्किन का, त्वचा का जो है कलर जो है वाइटनेस आ जाएगी, आपको ग्लो करने लगेगा। तो ये सब चीज़ें पर्यावरण पे भी डिपेंड करता है कि आपका रंग रूप कैसा होगा, ऊंचाई कैसा होगा। ये सारा चीज़ जो है जीन्स पे करता ही है, यानी कि अनुवांशिक पे तो करता ही है। इसका जो है सीधा संबंध पर्यावरण से भी है। तो आप दोनों का पूरक है, इसको ध्यान रखिएगा। पर्यावरण और अनुवांशिक वृद्धि और विकास का पूरक होता है। नेक्स्ट है आपका विकास, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है आंतरिक कारक, एक होता है बाहरी कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक आंतरिक भी होते हैं और बाहरी भी होते हैं। आंतरिक मतलब शरीर के अंदर ही मौजूद सारी चीज़ को बोलते हैं आंतरिक, और बाहरी मतलब शरीर के बाहर का चीज़ जो व्यक्ति के वृद्धि और विकास में जो है आपको रोल है उसको बोलते हैं बाहरी कारक। ठीक है, आंतरिक कारक को पहले पढ़ लेते हैं। आंतरिक कारक का होता है वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, वृद्धि, संवेगात्मक और सामाजिक प्रकृति। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आंतरिक कारक में आता है। पहला है अनुवांशिक यानी कि वंशानुगत। इसको नरसैगिक भी बोलते हैं। यहाँ पे नरसैगिक गलत लिखा हुआ है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। बालकों का विकास एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। जैसे रंग रूप, आकार, ऊंचाई इत्यादि वंशानुगत का सबसे बड़ा योगदान है। वंशानुगत मतलब जो इंटरनल जो है कारक वो वंशानुगत हो गया, वो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए डायरेक्ट जो है सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है। तो ये जान गए। नेक्स्ट है शारीरिक वृद्धि। शारीरिक कारक, शारीरिक कारक जो होता है जो बालक जन्म से ही दुबला पतला होता है, कमज़ोर होता है, बीमार रहता है, तो इस तरह का जो है शरीर के अन्य भागों पर भी प्रभावित पड़ता है, उसके मानसिक पे भी प्रभावित करता है। अगर शारीरिक से भी दुबला है तो वो कमज़ोर रहेगा और अगर हष्ट-पुष्ट है तो वो तेज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको वृद्धि को समझने की क्षमता भी बोलते हैं ना, समायोजन की क्षमता। बुद्धि का मतलब होता है बालकों में समझने की क्षमता, समायोजन की क्षमता तथा तार्किक क्षमता। ये तर्क करने की क्षमता जो है ये सब बुद्धि का है। और बुद्धि जो है जिसका तेज रहेगा वो आगे जाएगा ही। तो बुद्धि भी ये है विकास में योगदान देता है ना। बुद्धि से ही जो शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका पता लगता है कि किसी व्यक्ति का बुद्धि अगर तेज है तो अपने पहले शरीर को स्वस्थ रखेगा, फिर जाकर वो बाकी चीज़ों पे ध्यान देगा। तो बुद्धि का सीधा संबंध उसके विकास से, अगर वो स्वस्थ रहेगा तो वो आगे जाएगा। तो बुद्धि के कारण जो है वो अपने आप को, शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करेगा और वो आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब समझिए बुद्धि का भी डायरेक्ट रोल है व्यक्ति के विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है संवेगात्मक कारक। संवेगात्मक किसी व्यक्ति या बालक में संवेग जिस रूप से बालकों में अंदर प्रवेश होता है उसी रूप के अनुसार उसका मानसिक, शारीरिक और इत्यादि का संवेग उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा डरे हुए रहिए, हमेशा आप भय के माहौल में रहिएगा तो आपका शरीर का जो विकास, आपके दिमाग का डेवलपमेंट जो है कम हो जाएगा या रुक सा जाएगा। तो ये संवेगात्मक जो है वो भी
रोल अदा करता है इस चीज़ के लिए, वृद्धि और विकास के लिए। अगर आपका संवेग अच्छा है तो आपका वृद्धि बहुत तीव्र गति से होगा। अगर आपका संवेग कम है या भय वाला है या नेगेटिव वाला संवेग आपको तुरंत आते रहता है या फिर आपको आते ही रहता है समय समय पे, तो आपको वृद्धि और विकास में दिक्कत होगी या फिर कम होगा। नेक्स्ट है सामाजिक प्रकृति। सामाजिक प्रकृति का तात्पर्य यह है कि संगत जो है आपको जैसा होगा वैसा आपका व्यवहार होगा, आपकी बुद्धि बनेगी और आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपका व्यवहार, आपका संगत अच्छा है तो आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा, आपका अगर संगत गलत है तो आपका रिजल्ट वर्स्ट आएगा, आपका खराब रिजल्ट आएगा। तो ये सामाजिक प्रकृति समाज में रहने वाले लोगों के साथ से है। नेक्स्ट है आपका बाहरी कारक। बाहरी कारक होता है दो तीन तरह का बाहरी कारक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बाहरी गर्भावस्था के दौरान माता पिता का स्वास्थ्य और परिवेश, दूसरा होता है जीवन की घटनाएं, तीसरा होता है भौतिक परिवेश और चौथा होता है आर्थिक स्थिति, आर्थिक सामाजिक स्थिति। ये सारी चीज़ें जो है बाहरी कारक होते हैं। गर्भावस्था के दौरान जो है माता पिता का जो है आपको स्वास्थ्य और परिवेश दोनों डिपेंड करता है, ये बाहरी कारक है वृद्धि और विकास के लिए। जीवन की घटनाएं, अगर आपका जो है पैर हाथ टूट जाता है या फिर आपको कुछ घटना हो जाता है आपके शरीर के साथ तो आपका वृद्धि भी इफेक्ट होगा इस कारण से, जीवन की घटना से, ठीक है। भौतिक परिवेश, आप जिस जगह रहते हैं वो जगह पे जो है आपका अच्छा मिल रहा है एनवायरनमेंट तो आपको अच्छा ग्रोथ कीजिएगा, खराब मिला तो खराब होगा। तो ये भौतिक परिवेश भी बाहरी कारक में आता है। आर्थिक स्थिति, आपका आर्थिक स्थिति अच्छा है तो आप अच्छी चीज़ें खाइएगा, अच्छी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ खाइएगा और कुपोषण का शिकार नहीं होइएगा, तो इससे आपका वृद्धि और विकास बढ़ेगा। तो ये भी डायरेक्ट कारण है वृद्धि और विकास के लिए, ये बाहरी कारक है, ठीक है। पहला कारण देखते हैं गर्भावस्था के दौरान माता पिता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। गर्भावस्था के में अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उसके खान पान और परिवेश का होना अधिक आवश्यक है, जिससे बालकों का विकास प्रभावित ना हो। बेस्ट आहार और परिवेश दीजिएगा उसके माता को या पिता को, तो बच्चा जो है जरूर ही अच्छा करेगा और अच्छा होगा, उसका वृद्धि और विकास अच्छी तरीके से होगा। ये बाहरी कारक है। जीवन की घटनाएं, आपका पैर अगर कहीं टूट जाता है, दुर्घटना में कोई आपका कुछ हो जाता है तो आपका जो है विकास जो है इफेक्ट करेगा, यही आपका सेकेंड पॉइंट कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है भौतिक परिवेश। भौतिक परिवेश का मतलब ये होता है कि बालक का जन्म जिस परिवेश में होता है उसी परिवेश के अनुसार उसका विकास होता है। अगर वो अच्छी कॉलोनी में जन्म लेता है तो वो अच्छी अच्छी बातें सीखेगा, अगर चोर डाकू के मोहल्ले में वो पैदा लेता है तो वो वही चीज़ सीखेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति जो है बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए डायरेक्ट जिम्मेदार है। अगर आप बच्चे का जो है सही से पोषण देते हैं, अगर आपके पास जो है पैसा अच्छा खासा है तो आप अच्छे टीचर के बाद बच्चे को पढ़ाइएगा और अच्छे से खाना दीजिएगा तो वो वृद्धि और विकास दोनों करेगा, शारीरिक और मानसिक रूप से भी, ठीक है। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान। क्या है बाल मनोविज्ञान? मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, रुचि, सामाजिक किसी अन्य प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ये सारी चीज़ जो है बाल मनोविज्ञान में आता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है उसके अंतर्गत जो है बालक व्यवहार, रुचि और सामाजिक या अन्य किसी प्रकार के व्यवहार के अध्ययन किया जाता है। नोट, बाल मनोविज्ञान के जन्म नोट यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि बाल मनोविज्ञान में जन्म से लेकर बाल अवस्था तक ही अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में जन्म से लेकर बाल अवस्था तक के ही उसके मन को परखा जाता है और समझा जाता है। जन्म से लेकर बाल अवस्था तक के ही बच्चे पर रिसर्च किया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिक। ट्रिक है व्यवहार वाला उत्तर होता है, अधिगम शैली वाला उत्तर होता है, पाठ्य पुस्तक वाला उत्तर नहीं होता है, कंठस्थ वाला उत्तर नहीं होता है, सृजनात्मक जहाँ रहे तो अवसारी चिंतन वाला उत्तर होता है, परीक्षा परिणाम वाला उत्तर नहीं होता है, अनुशासन वाला उत्तर नहीं होता है। 4 ऑप्शन में जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो वो उत्तर होता है। ये ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको डाउट रहे तो। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आंतरिक एवं बाहरी कारक। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षकों की सहायता करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैली को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको भैंस की कीमत कितनी है और गाय की कीमत कितनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, तो इस चैप्टर में इतना ही सार है। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है इस चैप्टर से आने वाला सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को मैं लाने वाला हूँ। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट हो इस चैनल पे तो आपको सबसे पहले पहुंचे। इस चैप्टर का जो है टेस्ट सीरीज मैं आपको देने वाला हूं, आप टेस्ट इसको दे सकते हैं, आपको रख सकते हैं अपने आप को कि कितना आपका आंसर होता है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपको कितना समझ में आया। तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिंक, इस टेस्ट का लिंक जो है मैं डाल देता हूँ। आप उस चीज़ को देख लेंगे और पढ़ के उसको उत्तर देंगे, और आपको कितना नंबर आता है आप हमें कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितना इस वीडियो से लाभ हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के